रिसेंटली भारतीय रेलवेज ने 100 साल कंप्लीट किए इलेक्ट्रिफिकेशन के। 1925 में पहली इलेक्ट्रिक ईएमयू ट्रेन मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन या उस जमाने का विक्टोरिया टर्मिनस से शुरू होकर गई थी कुर्ला तक और इसी हिस्टोरिक सीएसएमटी स्टेशन पर होस्ट किया गया एक एग्जीबिशन जब रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का इतिहास सेलिब्रेट किया गया। इस एग्जीबिशन को मैंने विजिट किया और आपके लिए मैं कई सारी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें लाया हूँ बताने के लिए जो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन के इतिहास से जुड़ी है। अगर आप एक रेलवे एंथुसियास्ट हो तो आपको ये चीजें ना सिर्फ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी लेकिन जर्नी रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन की कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में बने रहे। सबसे पहले मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि एग्जीबिशन मुझे ओवरऑल कैसा लगा। दोस्तों सबसे मेन चीज जो मैंने ऑब्जर्व की वो ये थी कि यहाँ पर एंथुसियाज्म देखने मिला। ऑब्वियसली सीएसएमटी एक क्राउडेड स्टेशन है तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड था कि लोग काफी ज्यादा आएंगे जाएंगे, लेकिन ना सिर्फ मुझे नॉन रेलवे एंथुसियास्ट क्राउड यहाँ पे अच्छा खासा देखने मिला, लेकिन साथ साथ मैंने कुछ फॉरेनर्स को भी यहाँ पे स्पॉट किया जो कि काफी इंटरेस्ट के साथ में चीजें देख रहे थे। रेलवेज ने अरेंजमेंट भी बहुत अच्छी की थी यहाँ पर और किसी प्रोफेशनल कन्वेंशन सेंटर की तरह ही ये लग रहा था। आपको एंटर करते ही एक टाइमलाइन नजर आएगी रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन के इतिहास की और इस वीडियो के अंत में मैं ये टाइमलाइन एक्सप्लेन भी करूंगा कुछ और फैक्ट के साथ में। लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जो मुझे देखने मिली। सबसे पहले ये पैंटोग्राफ, ये वाला नहीं ये वाला, जरा मेरे हाइट के साथ में से कंपेयर करो। ये कोई स्केल्ड अप मॉडल नहीं है, ये एक एक्चुअल पैंटोग्राफ है। कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताता हूँ मैं पैंटोग्राफ के बारे में। ये पैंटोग्राफ देख रहे हो, साइज वगैरह मस्त है। नॉर्मल जो होता है ट्रेन के ऊपर आपने देखा होगा, ट्रेन की छत पे लगा होता है, ठीक है। और अब ये देखो, एक पर्सन बाजू में खड़े तो आप उनके हाइट से कंपेयर कर लो। ये कोई अपस्केल्ड मॉडल नहीं है, ये कोई बिग स्कल्पचर नहीं है, ये एक्चुअल साइज़ है ओल्ड डीसी लोकल्स के पैंटोग्राफ का। साइज़ देखो आप इसका कितना ज़्यादा है, बहुत तो इसे ऑपरेट किया अभी इन्होंने। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अभी वो डिसएंगेज होके नीचे आ रहे हैं। आप लोगों को पता होगा भारतीय रेलवेज में पहले डीसी ट्रैक्शन का इस्तेमाल होता था, लेकिन उसको बाद में चेंज कर दिया गया 25 किलोवोल्ट एसी ट्रैक्शन के अंदर। डीसी बहुत ज्यादा पावर इनएफिशिएंट होता है और साथ साथ उस जमाने में कई सारे मॉडर्न टेक के अवेलेबल न होने की वजह से इतने बड़े और कॉम्प्लिकेटेड पैंटोग्राफ की जरूरत पड़ती थी। ये जो पैंटोग्राफ डिजाइन है इसे डबल डायमंड बोला जाता है और ये लिटरली 10 से 12 फीट का तो होगा ही। इसके बगल में ही आपको दूसरा डबल डायमंड पैंटोग्राफ तो देखने मिलता ही है, लेकिन ये कंपैरेटिवली बहुत छोटा है जो कि इसके बाद में इस्तेमाल होना शुरू हुआ था। और अभी तो जो है डबल डायमंड डिजाइन देखने नहीं मिलता है, आपको जो है नॉर्मल सिंगल आर्म और सिंगल एंगल वाले ही पैंटोग्राफ देखने मिलते हैं। ये मुझे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा और अनफॉर्चुनेटली मैं कभी भी इस पैंटोग्राफ को एक्चुअल ट्रेन्स के ऊपर देख नहीं पाऊंगा, इस बात का दुख भी है। अगला है ये पहिया। ये देखो पूरे कास्ट आयरन का लोकोमोटिव का पहिया जो देश के पहले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के अंदर था। देश की पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव 1928 में आई थी यूके से, वल्कन फैक्ट्री से, और ये 10 स्पोक्स है। अभी तो ऑब्वियसली ऐसे व्हील्स होते नहीं है, लेकिन ये भरा है, मतलब ये पूरा कास्ट आयरन है। अगर आप मतलब थोड़ा मैकेनिकल वगैरह इंजीनियरिंग पढ़े हो, ये पिटिंग जिसको कहते हैं, यहाँ पे पिटिंग के मार्क्स जो है पूरे नज़र आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये जो व्हील है वो बहुत दौड़ा है और इनफैक्ट अभी से को यहाँ पे प्लेस करने के लिए एक्सल से काटा गया है। तो ऑब्वियसली एक्सल निकाल नहीं पा रहे थे, एक्सल सिंगल पीस जो है वो फोर्ज होता होगा, क्योंकि ये फोर्जिंग के ज़रिए बना हुआ ही नज़र आ रहा है जितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से। ये कास्टिंग नहीं किया हुआ है, ये फोर्ज किया हुआ है कि मजबूत बनना होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये 130 kmph की स्पीड के लिए रेटेड था, यानी तकरीबन आज जितनी रेलवे की एवरेज स्पीड नहीं है उसकी ज़्यादा स्पीड पे ये चल सकता था 1928 में। ऑब्वियसली वो ऐसी स्पीड की कोई ट्रेन चलती नहीं थी भारत में उस समय पर, लेकिन ये उसके लिए रेटेड था। और ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि ये काफ़ी मोटा भी है
और ये एक्चुअली ये जो है ये इसके सामने वाली साइड है, उल्टा रखा गया है। जो एक्सेल वाली साइड है वो हमें एक्चुअल फ्रंट से नजर आ रही है। ये 1.5 किलो वोल्ट डीसी पावर पे चलता था, जहाँ पर ये 10 स्पोक्स का वहिया पूरी तरीके से फोर्ज किया गया है। मतलब ये पूरा का पूरा सॉलिड मेटल का एक सिंगल पीस है। आपको याद दिला देता हूँ, ये 1920s का जमाने का व्हील है, जिस जमाने में सीएनसी वगैरह जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो एक सिंगल बहुत ही ज्यादा हीटेड मेटल पीस को जो है वो काइंड ऑफ एक मोल्डेड हैमर के साथ में पीट कर इसको फोर्ज किया जा रहा था। और एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपको देखने मिलेगी वो है इसका एक्सल, जो कि बिल्कुल भी निकल नहीं पाता था। सिंगल यूनिट में ये बनते थे और इसलिए इसे यहाँ पे कट किया गया है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे ये लगी कि 1920 के जमाने के होने के बावजूद ये पहिया 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के लिए रेटेड था। आगे बढ़ते हैं। अब बात करें बिजली की, तो रेलवेज के अंदर फैंस आपको देखने मिलते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, ज्यादातर जो घरों में चलने वाले पंखे वगैरह होते हैं या इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं, ये 203 वोल्ट्स पे चलते हैं। इनफैक्ट हमारे देश के अंदर ये स्टैंडर्ड ही है बिजली का। लेकिन जो रेलवे के पंखे होते हैं वो 110 वोल्ट्स पे चलते हैं। और पता है इसके पीछे का कारण क्या है? कारण ये है कि इनकी चोरी ना हो जाए। अगर ये पंखे घर पे आके भी चालू होने की कंडीशन में रहे तो ऑब्वियसली लोग जो है इनको बहुत बड़ी संख्या में चुराएंगे। और ये एक जमाना था जब ये नेसेसरी था। आज हालांकि इसके चांसेस कम है, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो फैंस है वो 110 वोल्ट पे चलते हैं। लेकिन हमेशा से ये फैंस नहीं थे। फैंस की शुरुआत होती है यहाँ से, जहाँ पर ये कार्बन ब्रश वाले फैंस इस्तेमाल होते हैं जो कि डीसी पावर पे चलते हैं। अगर आपको कार्बन ब्रश टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे लिटरली एक बहुत बड़ा फ्रिक्शन पॉइंट होता है कार्बन ब्रशेस और रोटर के बीच में, और इसके वजह से ये बहुत अनरिलायबल बनते हैं। टूटना, घिस जाना ये ब्रशेस के लिए कॉमन होता था। और इसी को देखते हुए धीरे धीरे रेलवेज ने एसी या ऑल्टरनेटिंग करंट्स पे चलने वाले पंखों पे शिफ्ट किया। इसके बाद में जैसे हमारे घरों में कैपेसिटर वाले पंखे होते हैं, उन पंखों पे शिफ्ट किया गया। और आज भी आपको रेलवेज में कई जगह ये पंखे देखने मिलेंगे, जबकि डीसी का इस्तेमाल अब बंद हो चुका है। इनफैक्ट बंद होके बहुत ही ज्यादा टाइम हो चुका है। और फाइनली आज जो रेलवेज में फैन इस्तेमाल होते हैं वो है 110 वोल्ट के एसी डीसी ब्रशलेस यूनिवर्सल फैन, जहाँ पर ब्रश न होने की वजह से ये बहुत ज्यादा रिलायबल होते हैं, मेंटेनेंस की जरूरत इन्हें नहीं होती और ऑब्वियसली परफॉर्मेंस भी इनका अच्छा होता है। इनफैक्ट जो हमें मॉडर्न सीलिंग फैंस वगैरह देखने मिलते हैं जो कि BLDC करके एडवर्टाइज किए जाते हैं, क्योंकि वो भी ब्रशलेस होते हैं। सिमिलरली ये पंखा भी ब्रशलेस है जो रेलवेज में काफी समय से इस्तेमाल हो रहा है। कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताता हूँ। अब थोड़ी सी रेलवे की इलेक्ट्रिफिकेशन के टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। देखो, जो पहली ट्रेन आई थी वो तो बाहर से आई थी और ये एक 4 कार की EMU रेक थी। विक्टोरिया टर्मिनस जो आज का CSMT है वहां से लेके कुर्ला के बीच में चली हार्बर लाइन पर, जो समय पे ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे की ही लाइन थी। हार्बर लाइन जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता था और 1500 वोल्ट डीसी ट्रैक्शन पे ये चल रही थी। इंटरेस्टिंग बात ये है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये जिस रूट से चली थी वहां पर एक एलिवेशन की जरूरत थी, क्योंकि नीचे आज की सेंट्रल लाइन पास करती थी और हार्बर पे जाने का रूट अलग था आज के सैंडर स्टेशन से आगे बढ़ते हुए कुर्ला की तरफ। तो यहाँ पर एक एलिवेटेड ट्रैक बनाने की जरूरत थी। ये एलिवेटेड ट्रैक बनाई गई, इसको इलेक्ट्रीफाई किया गया और इस रेलवे फ्लाईओवर के ऊपर से चलते हुए एक एलिवेटेड स्टेशन पे पहले रुकते हुए आगे ट्रेन बढ़ती थी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी जहां पर देश की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चली वो स्ट्रक्चर ना सिर्फ एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसके ऊपर अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लोकल ट्रेन चलते हैं बिजली को इस्तेमाल करते हुए। और मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ये मोर देन 100 ईयर्स से पुराना स्ट्रक्चर आज भी इस्तेमाल हो रहा है एक्टिवली। थोड़ा सा टाइमलाइन में यहाँ पे स्किप करूंगा, लेकिन 1930s तक जब हम पहुंचते हैं तब आपको पहले आप कह सकते हैं इंट्रा सिटी कनेक्शन इलेक्ट्रीफाई होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि कल्याण, कसारा, इगतपुरी और मेनली कल्याण करजत पुणे लाइंस का इलेक्ट्रिफिकेशन कंप्लीट होता है। यानी मुंबई पुणे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से जुड़ जाता है, जिसके कारण 2 बड़े शहर पूरी तरीके से इलेक्ट्रीफाई हो जाते हैं। 1928 आते आते वैसे 8 कार की लोकल ट्रेन चलना शुरू हो गई थी। ये जमाना तो था 1950-60s तक भारत के अंदर कोई इंडिजिनियस लोकल ट्रेन या इलेक्ट्रिक ट्रेन नहीं बन रही थी। इनफैक्ट 1950 में बर्मिंघम इलेक्ट्रिक रेलवे कैरेजवे एंड वैगन कंपनी के द्वारा एयर ब्रेक्स वाली पहली EMU सप्लाई की गई थी। 24 कार्स तो वेस्टर्न रेलवे को मिले और 32 सेंट्रल रेलवे को।
1956 में एक बड़ा रेवोल्यूशन आया जब भारतीय रेलवेज ने एज अ होल 25 किलोवोल्ट एसी सिंगल फेज ट्रैक्शन का इस्तेमाल करना शुरू किया और ये एक स्टैंडर्ड है आज भी रेलवेज के अंदर। फाइनली 1961-62 में भारत के अंदर बने हुए ही इंडिजिनस ईएमयूज का इस्तेमाल शुरू होता है जिसको एमएस जेसॉफ के द्वारा बनाया गया था। 1963 में एक वियर्ड सी 9 कार डीसी ईएमयू रेक भी इंट्रोड्यूस की गई जो कुछ समय तक चल रही थी, लेकिन आज कोई डीसी ईएमयू चलती नहीं है। इसके बाद में 1970 में फाइनली आईसीएफ चेन्नई ने इलेक्ट्रिक लोकल ट्रेन बनाना शुरू की। 1985 में ये ट्रेन सेंट्रल रेलवेज पे चलना शुरू कर दी। थोड़ा और फास्ट फॉरवर्ड आगे करते हैं जहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज देखने मिलती है 1993 में बीएआरसी या बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि रेलवेज के साथ में आप कभी एसोसिएट नहीं करोगे, उन्होंने चॉपर कंट्रोल की ईएमयूज डेवलप की। इनके अंदर थोड़े डिफरेंस थे टेक्निकल चीजों के हिसाब से, थोड़े दरवाजों के अरेंजमेंट भी इन टेक्निकल स्पेसिफिकेशन से अलग थे, लेकिन ये बीआरसी के द्वारा बनाई गई एमओयूज थी जो काफी कम समय चली, अर्ली 2000s तक, और ये 3 ही बनाई गई थी। 1993 वो साल भी था जब पहली बार रेलवेज के अंदर, मुंबई लोकल्स के अंदर हैंडीकैप या जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके लिए स्पेशल कोचेस बनना शुरू हुई। 2001 में पहली रेट्रोफिटेड ईएमयू चली जहां पर 3 फेज एसी ट्रैक्शन मोटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, और 2005 में पहली बार जीपीएस अनेबल्ड ट्रेन पोजिशनिंग सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड एयर डक्ट्स ट्रेन के अंदर पहुंचे जो कि वेंटिलेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। बाय द वे ये वो जमाना आ रहा है जब से मुझे लोकल ट्रेन याद आ रही है और इनमें से कुछ लोकल ट्रेन मैंने देखी हुई थी अर्ली 2000s वाली, और इसके आगे की जितनी ट्रेन है उतनी मुझे प्रॉपर्ली याद है। इसके बाद में 2006 में 12 कोच एसी डीसी जीटीओ बेस्ड प्रोपल्शन ईएमयू चली जो कि बीएचईएल ने बनाई थी और ये एसी ट्रैक्शन पे चलती थी। लेकिन जो एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आया और आप कहे तो मॉडर्नाइजेशन हुआ मुंबई लोकल्स का, वो था साल 2008 में जब 12 कार की एसी डीसी ईएमयू जो सीमेंस ने बनाई थी वो मुंबई में चलना शुरू हुई। आज भी वैसे ये जो रेक्स है ये कई रूट्स पे चलते हैं, स्पेशली हार्बर लाइन पे, लेकिन ये जो रेक्स थे ये अपने आप में वंडरफुल थे क्योंकि इनके अंदर पहली बार प्लास्टिक सीटिंग का इस्तेमाल हुआ था, स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पे था, इंटीरियर्स में वेंटिलेशन काफी ज्यादा अच्छा था। इनके अंदर पहली बार स्टेशन के अनाउंसमेंट होने वाले सिस्टम्स लगाए गए थे और ये मुंबई लोकल के लिए एक बहुत बड़ा लीप था। 2011 में रेट्रोफिटेड एसी डीसी ईएमयू जो है मेनलैंड सेंट्रल रेलवे पे भी इंट्रोड्यूस की गई और उसके बाद में पहली 15 कार ट्रेन चली सीएसएमटी से लेकर कल्याण तक 2012 में। फाइनली साल 2016 में लास्ट डीसी रेक चली मुंबई के हार्बर रेलवे लाइन पे। इनफैक्ट इसके ऊपर बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज आपको यूट्यूब पे भी देखने मिलेगा आज के डेट में भी। 2017 में एक और अपग्रेडेड बॉम्बार्डियर ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा बनाई गई रेक वेस्टर्न रेलवे को मिली जो एक बेसिक अपग्रेड था, लेकिन उसके बाद में अगला मेजर अपडेट जो आया वो था एयर कंडीशन लोकल ट्रेन का, जहां पर बीएचईएल के द्वारा बनाई गई ये ईएमयू सीएसएमटी और कल्याण मेनलाइन के बीच में चली। वैसे ये जो पूरी मैं टाइमलाइन बता रहा हूँ ये मेनली सेंट्रल रेलवे फोकस्ड है, कुछ यहाँ पे टाइमलाइंस वेस्टर्न रेलवे के हिसाब से चेंज हो जाएगी मुंबई के हिसाब से अगर बात करें तो। और आज जो है मुंबई में ना सिर्फ एसी लोकल्स चलती है लेकिन ज्यादातर जो पुराने वर्जन है वो भी कहीं कहीं नजर आ जाते हैं, हालांकि बहुत कम वो हो गए हैं लेकिन फिर भी नजर आ जाते हैं। और ये था एग्जीबिशन रेलवे। आपको क्या लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे अगली वीडियो में।